ओके ओके मनीष जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर। जी सर, आज नेक्स्ट है अपने आशुतोष। आशुतोष, वीडियो ऑन करें। आशुतोष जी, यस सर। आप का स्वागत है। आप अपने बारे में आप ही बताइए। मनीष जी, ऑडियो ऑफ करिए। सेकेंडरी सीनियर से किया, कितने परसेंट मार्क्स? हेलो, हाँ जी, अपने बारे में बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने 10th का एग्जामिनेशन इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा से की थी विद 83.64 परसेंटेज RBSC अजमेर से। और फिर मैंने 12th किया है इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही विद 80.92 परसेंटेज। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ईयर 2006 में फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा। उसके बाद वहीं से मेरा कैंपस सिलेक्शन TCS में हो गया था, तो वहाँ मैंने लगभग TCS में ऐसे असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर 3 साल काम किया। उसके बाद मैं हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। बिल्कुल आ रही है। आ रही है जी सर। वहाँ लगभग काम करने के बाद मैं तब से BSNL में एज ए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर काम कर रहा हूँ अभी तक। इस समय मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है सर। बहुत बढ़िया। तो RS बनना चाहते हैं टेलीकॉम छोड़कर, जी है ना? जी सर। आप में ऐसे क्या गुण हैं कि आपको RS बना दिया जाए? सर, दरअसल मेरा जो शैक्षणिक और मेरा अभी जो काम करने जो मेरा वर्क प्रोफाइल है या जैसा भी है, उससे मेरे अंदर जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज डेवलप हुई हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एक प्रोफेशनल जो काम है उसके लिए कल्टीवेट हुई हैं। जैसे कि मैं अभी भी जो काम कर रहा हूँ उसमें जैसे कि थोड़ा बहुत जितना भी प्रशासक के लिए गुण चाहिए, कम और ज्यादा मुझे लगता है अंदर सम्मिश्रण है। जैसे कि मैं वर्क डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं करता हूँ। कि एक RS ऑफिसर, एक गवर्नमेंट जी के सर। अधिकारी की क्या दायित्व होते हैं, खासतौर से उसके वित्तीय दायित्व क्या होते हैं? सर, एक RAS ऑफिसर एक DDO ऑफिसर के रूप में भी कभी कभी काम करता है, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर। DDO के अलावा उसके अलावा सर, हमें जैसे कई परियोजना या किसी के लिए या हमें ठेके या इस तरीके के जो PPP मॉडल के अनुसार ठेके वगैरह देने होते हैं, उसकी जो एक प्रक्रिया होती है उससे गुजरना होता है, उसमें तमाम दायित्व होते हैं। और इसके अलावा परियोजनाओं के या उसके जो हमारे स्तर पे जो कार्य उनकी समीक्षा और उनका जो वित्तीय जो पेमेंट वगैरह होता है वो सब देखना होता है। आप तो ऊपर ऊपर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कार्यालय में बैठकर जो निर्वाह करने होते हैं फाइनेंशियल, वो तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं। सर, एक तो बताया आपने, और भी कार्य जो वित्तीय दायित्व होते हैं कार्यालय में जी इसके अलावा, एक जो आपने बताया इसके अलावा सर, इतना गहराई से मुझे नहीं जानकारी है। करना और पेरोल्स बनाना और पर्सनल फाइल्स तैयार करना, और ये नहीं होते क्या दायित्व? जी सर, एक अपने ऑफिस का जो भी है जो सबऑर्डिनेट है उन सबके पेरोल वगैरह इन सबको पास करना, ये सब चीजें। वहां क्यों गया? इसका मतलब कोई आपको रुचि है उनमें, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनमें ज्यादा रुचि है? ठेके देने में रुचि क्यों है आपको ज्यादा? नहीं सर, माफी चाहूंगा। दरअसल क्या है, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैंने जैसा जो अभी काम करने में मैंने जो चीजें देखी और मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करी, मैंने वही जवाब दिए। क्योंकि अभी मैं जैसे ये इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ कि पेरोल या इस तरीके का। उपनिषद शब्द का अर्थ बता पाएंगे? सर, उपनिषद का उपनिषद क्या मतलब है? होता है, उपनिषद सर हमारे वैदिक साहित्य का एक भाग है। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। वेरी ये गुड। हम
इसमें गुरु शिष्य एक नचिकेता का नाम बहुत सुना है, स्कूल से सुना होगा आपने जब पढ़ते थे तब जी से जी लेकर। जी जी जी। इसकी कथा कौन से उपनिषद में है? आ, सर नचिकेता, मैं अनुमान लगा सकता हूँ क्या सर? हाँ बिल्कुल लगाइए। आ, सर ये ईशोपनिषद से लिया गया है। हैं? क्या क्या बताइए वापस। हम्म, सर ईशोपनिषद। ये सही नहीं है जवाब आपका। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बौद्ध धर्म में भी ब्राह्मणवादी धर्म की कुछ मान्यताओं को स्वीकार किया गया है ना। ब्राह्मणवादी जी धर्म सर। करके जी बुद्ध धर्म ने अपना प्रचार किया, गौतम बुद्ध ने। लेकिन जी कुछ सर। आदि मान्यता थी जिसको स्वीकार किया गया। वो कौन सी मान्यता थी जो बौद्ध धर्म में भी स्वीकार की गई, जैन धर्म में भी स्वीकार की गई? सर आत्मा को दोनों ही धर्मों में स्वीकार किया गया है। मानते हैं, बौद्ध धर्म तो आत्मा को मानता ही नहीं है। बौद्ध धर्म तो अनात्मवादी है और जैन धर्म अनेकात्मवादी है। कहाँ स्वीकार किया? अनेकात्मवादी है जी सर। सॉरी सर। चलिए, ऐसे सम्राट का नाम बताइए भारतीय प्राचीन भारत में जिसको प्रियदर्शी, स्वयं ने अपने आप को प्रियदर्शी कहा। जी अशोक ने कहा है सर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आपने साइंस पढ़ी है, पृथ्वी जी जी गोल है सर। और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, किस भारतीय जी खगोलविद ने सिद्ध किया? आर्यभट्ट ने सर। पृथ्वी गोल है। जी वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, चंद्रगुप्त के दरबार में एक आयुर्वेदाचार्य थे, क्या नाम था उनका? धन्वंतरी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। एक आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा। जी सर। मनुस्मृति, लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में कई सारे क्षेपक हैं, कई सारी जी सर। गलतियां हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है, जी विरोधाभास सर। है। आपने कभी ध्यान गया आपका? सर मैंने सुना है उसके जो मनुस्मृति की आलोचना होती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अस्पृश्यता और जातिवाद में, उतना थोड़ा सा मुझे आइडिया है बस। अच्छा मुझे आप बताएंगे, गांधी जी की आत्मकथा में किसी को कबा गांधी के नाम से पुकारा गया? कबा गांधी आत्मकथा में मिलता है, सॉरी कबा सर। गांधी। सॉरी सर, मुझे आइडिया तो नहीं है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर हम्म, विचार करने के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। वो कहाँ बुलाया गया था असहयोग आंदोलन के लिए? हम्म। सर नागपुर अधिवेशन, सॉरी सर कलकत्ता अधिवेशन। हाँ वेरी गुड। अच्छा, गांधी जी के पिता क्या काम करते थे? गांधी जी के पिताजी सर वहाँ जो तत्कालीन रियासत थी उसके दीवान थे। कौन सी रियासत के? सर क्या मैं गैस कर सकता हूँ, काठियावाड़ के? नहीं। अच्छा, पोरबंदर तो गांधी और जगह थी तिलक की सर। मुलाकात कब हुई? नहीं वो नहीं, दोनों ही गलत है। आप सॉरी सर। पढ़ना है इसको। जी सर। गांधी और तिलक की मुलाकात सबसे पहले, सॉरी सर। आखिरी सवाल, वंदे मातरम गीत जी कांग्रेस के अधिवेशन में 1886 में गाया गया। जी सर। 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया, किसने गाया था? सॉरी सर, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन किसने गाया था ये मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा चलो, धन्यवाद आशुतोष जी। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी आशुतोष जी, आवाज आ रही है? जी सर नमस्कार सर, आवाज आ रही है पर वीडियो नहीं आ रहा है सर, वीडियो बड़ा पॉज हो रहा है बीच बीच में। मेरा तो वीडियो नहीं? आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज आ रही है सर। अरे मेरा वीडियो मुझे तो दिख रहा है। इधर और तो आप सही है लोग? जी आशुतोष सर। जी। जी सर अब दिख रहा है सर। जी सर। अच्छा, चलिए, आप इंजीनियर हैं और बीएसएनएल में काम कर रहे हैं। जी सर। अच्छा अच्छा। बीएसएनएल इंडिया के टॉप 5 घाटे के पीएसयू में एक है। जी सर।
क्यों ऐसा है? सर इसके बीएसएनएल से बाह्य और आंतरिक दोनों ही कारण हैं। तो जैसे कि बाह्य कारण में देखें तो इस तरह जैसे कि टेलीकॉम मार्केट का जो इस समय हाल है वो एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर जो है सर इसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। सेकंड, ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। तो सर ये सब तो बाह्य कारण है। उसके बाद अदर ऑपरेटर जैसे आए, जैसे जियो की उपस्थिति है, इन सब से भी हर टेलीकॉम ऑपरेटर प्रभावित हुआ है। तो इसी तरह बीएसएनएल भी एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। एंड द सेकंड थिंग, अगर आंतरिक कारण देखें तो सर कुछ एक एज ए पीएसयू भी थोड़ी बहुत कमियां रही हैं जो कि घाटे की उत्तरदायी हैं। क्या कमियां रही इंटरनल? सर इंटरनल तो देखा जाए तो मुख्य रूप से जो हेलो जी जी हाँ बोलिए। सर, जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसमें कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह सकते हैं, और जो हमारी थोड़ी बहुत पॉलिसी को लेकर के या जो हमारी मार्केट को लेकर के जो एक पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी कमियां रह रही हैं, जिसकी वजह से घाटा हो रहा है। इनफैक्ट 2005-6 में तो बीएसएनएल इतना ज्यादा फायदे में था कि इसने गवर्नमेंट को 10,000 रुपए का डिविडेंड भी पे किया था, लेकिन उसके बाद उत्तरोत्तर रूप से इसको घाटा होता ही गया और अभी भी घाटा चल रहा है सर अब बीएसएनएल बंद को। नहीं कर देना चाहिए इसे, बेच दे सरकार, विनिवेश कर दे इसका। सर माफी चाहूंगा, इसमें मेरा थोड़ा सा अलग विचार है। जी बताइए, वही जानना चाह रहा हूं मैं। सर मतलब हमें प्रथम दृष्टया ये कहना कि विनिवेश कर देना चाहिए, इससे ये कहने से पहले हमें शायद 2-3 चीजों पे सोच लेना चाहिए। जैसे कि हमारा जो संचार है, संचार हमारा एक सामरिक क्षेत्र में आता है। इसमें गवर्नमेंट को जब तक रेगुलेशन वगैरह पूरी तरह ना हो जाए तब तक एक कम से कम गवर्नमेंट कंपनी सरकार को रखनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग, विनिवेश से पहले दूसरी बात यह है कि सर विनिवेश करने में इस समय घाटे में है तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट को फायदा होगा नहीं। इसकी बजाय अगर थोड़ा सा ट्रिपल पी मॉडल, जो पीपीपी मॉडल है, उसको लागू करें और इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ाएं तो हमें दोनों तरफ से फायदा होगा, सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी। बीएसएनएल सर 2004-5 में जहाँ डिविडेंड पे किया था, अगर थोड़ा सा इसकी दक्षता सुधार कर दे विभिन्न प्रयासों से तो ये मुमकिन भी है। नहीं मतलब जितना मैं तो जानता हूं कि बीएसएनएल तो व्यंग में कहा जाता है कि भाई साहब नहीं लगेगा, ये जी बीएसएनएल का सर। फुल फॉर्म हो गया है पूरे देश में। जी इस तरह सर। की जितनी घटिया क्वालिटी है, तो ये तो अनावश्यक बोझ है सरकार के ऊपर। आप लोग भी, मुझे लग रहा है कि मतलब पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि बोझ ही हो गए हैं सरकार के ऊपर, कि काम कुछ हो नहीं रहा है बीएसएनएल में और झूठे सरकार उसको ढो रही है। कुछ भी सरकार विनियोग की बात करती है तो आंदोलन की बात करने लगते हैं, आप लोग हड़ताल की बात करने लगते हैं। सर एक चीज थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि इस तरीके से किसी भी पीएसयू को या उसके कर्मचारी को बोझ कह देना बिना उसकी पूरी जानकारी लिए, मतलब आई मीन टू से कि सर बीएसएनएल जो भी पे कर रहा है अभी तक उसने गवर्नमेंट से कोई एड नहीं ली है। इनफैक्ट मैंने कहा 2004-5 में डिविडेंड ही पे करा था। तो विनिवेश करने से पहले यदि गवर्नमेंट विनिवेश भी करना चाहती है तो ये कोई गलत कदम नहीं होगा, क्योंकि हम जो एलपीजी मॉडल ले रहे हैं तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन उससे पहले अगर विनिवेश इस समय भी करेंगे तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। इनफैक्ट कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा जो इसकी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की सही कीमत लगा सके। तो अगर इससे पहले बीएसएनएल को एक मौका दिया जाए जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट में लाते तब उसको फायदा, बेचने का फायदा भी होगा। को सुझाव और है आपके दूसरे पास कैसे ये सुधर जाएगा बीएसएनएल? सर इसके मुख्य रूप से तो जो एक आम पीएसयू की जो प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत अगर राजनीतिक हस्तक्षेप थोड़ा सा कम कर दिया जाए। जैसे कि जो 3G का स्पेक्ट्रम था, आज तक हम लोग 3G का स्पेक्ट्रम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए। उस समय भी जो बीएसएनएल है वो 3G का स्पेक्ट्रम नहीं खरीदना चाहता था, पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से उसको खरीदना पड़ा। उसके अलावा सेकंड थिंग, अगर सरकार बीएसएनएल को एक पेशेवर की मान्यता, पेशेवर की तरह पीएससी यूज करे। अभी मैं आपको सर एग्जांपल दूं तो हमारी कई एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिसमें 5 या 10 टेलीफोन नंबर चल रहे होते हैं। उससे जो रेवेन्यू आता है उससे तो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे नहीं कर सकते। तो उसका अदर जो एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस है या कर्मचारियों का वेतन है, वो तो अलग की बात है। तो इस तरीके के सर अपने अनावश्यक खर्चे इनको कम कर दिया जाए तो बीएसएनएल निश्चित रूप से फायदे में आ सकता है। नहीं तो जो और आपने दूसरा सर सबसे
सॉरी जो सर। आपने कहा कि ऑटोनॉमी दी जाए, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जी कम हो जी जाए, जी। जी महारत्न सर। का भी कॉन्सेप्ट हमारे देश में है, नवरत्न का भी कॉन्सेप्ट, वो सरकार तो जी करती है, ये सब ऑटोनॉमी भी देती है, इंटरफेरेंस भी कम होती है। आप आइए तो उस कैटेगरी में, पहले सरकार आपको भी देगी ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल इंटर बंद कर देगी। जी सर, उसके बाद में मैं एक जो पॉइंट कहना चाह रहा था, वो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि मार्केट ओरिएंटेड जो पॉलिसी है वो लाना और अपनी क्वालिटी सुधारे बिना हम हमें कितनी भी हेल्प मिल जाए हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय जो मार्केट ट्रेंड है उसमें जो आम उपभोक्ता है वो 2 रुपए ज्यादा खर्च भले ही कर देगा, लेकिन उसे जो सर्विस है वो अनइंटरप्टेड सीमलेस चाहिए। तो जब तक क्वालिटी सर अच्छी नहीं होगी तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। ओके, आपने टीसीएस छोड़ के क्यों बीएसएनएल को ज्वाइन किया? सर, टीसीएस छोड़ने का मेरा रीजन ये था, मैं लगभग 3 साल वहां रहा, लेकिन वहां का मुझे जो एक कंप्यूटर और एक कैबिन में बैठ करके काम करना, थोड़ा सा मैं उसमें अपना मन पूरी तरह से डिवोट नहीं कर पाया। वहां मुझे एक पुलिंग फैक्टर नहीं आ रहा था, मुझे एक पुश फैक्टर लग रहा था कि बस क्या एक मतलब, ये अब जो थोड़ा सा आप काम भौतिक परिवेश। सॉरी सर। अब जो आप काम कर रहे हैं उसमें वो सारी चीजें मिल गई हैं आपको, अब है वो पुलिंग फैक्टर? एक सबसे जी सर। बदनाम पीएसयू में आप काम कर रहे हैं। सर वो एक साइड इफेक्ट है, हर अच्छी चीज के साथ एक एक दो चीज ऐसी आ जाए जो हमारे डिसफेवर में हो तो। नहीं, टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और जी बीएसएनएल सर। इंडिया का सबसे बदनाम पीएसयू है, अगर सीधे शब्दों में कहें तो। बीएसएनएल हो गया, एयर इंडिया हो गया, एमटीएनएल हो गया, देश के सबसे बदनाम पीएसयू हैं ये। सर दरअसल 2010 में जब मैंने ज्वाइन किया था तब बीएसएनएल की इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन तो अब आप उत्तरोत्तर रूप छोड़ने से के बारे धीरे। में सोच रहे हैं, इसीलिए छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं आप उसे? जी सर, सबसे बड़ा रीजन तो आरएएस की तैयारी करने का तो यही था सर कि यहाँ पर इस समय जो बीएसएनएल के हालात हैं, बीएसएनएल इज नॉट इन द पोजीशन टू पे द सैलरी ऑल्सो। तो एक आजीविका की गारंटी के लिए मैंने आरएएस की तैयारी करनी शुरू की थी 3 साल पहले। तो सर सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था, लेकिन अब फिर उसमें तैयारी करते करते धीरे धीरे मेरे को ये आया है कि अब आरएएस की ही बनना है। रोक रहा हूँ आपको, बीएसएनएल बिल्कुल। सैलरी देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए मैंने जी कहा कि सर। उसे बेच दिया जाए। तो आप क्यों अपोज कर रहे हैं इस बात का? आपको तो सर और मैं कि हाँ, जितना जल्दी हो सर बेच दीजिए। सर बेच दिया जाए, लेकिन इससे सरकार को भी कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस समय बीएसएनएल का जो पोटेंशियल है, जितनी मार्केट उसका इवैल्यूएशन भी ढंग से नहीं हो सकता। क्योंकि सर हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सारे कर्मचारी हैं, कम से कम उसको इस पोजीशन में तो लाया जाए कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़े। जैसे बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो बीपीसीएल का मेरी समझ से सही समय पर डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि वो इस समय बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में है। जिस तरीके से पेट्रोलियम कंपनी है, हम आज से 8-10 साल बाद नहीं कह सकते कि बीपीसीएल इतनी अच्छी कंडीशन में रहेगी या नहीं रहेगी। एयर एयर इंडिया का एग्जांपल लीजिए जो सर, अगर रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि 80,000 करोड़ रुपए कम से कम बीएसएनएल में लगाना पड़ेगा सरकार को, तब शायद वो सुधर पाए, जो आप बातें बता रहे हैं। अब 80,000 जी करोड़ सर। रुपए लगाने से तो बेहतर है कि खत्म करें वो किस्सा। सर उसमें एक एक और पॉइंट है, इसमें 80,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट ने दिया है, अभी जनवरी में ये वीआरएस स्कीम लाए थे, तो जो एम्प्लॉयज की लाइबिलिटी है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो या बेचा जाए या किसी भी तरीके से, वो लाइबिलिटी तो रहेगी। तो अभी 58,000 लोगों ने वीआरएस लिया है, तो उन ये डॉट के एम्प्लॉय थे बेसिकली, तो इनको जो पेंशन है या इनके सुपर एनुएशन के जो भी सब चीजें हैं वो उनको देनी ही पड़ेंगी। तो ये तो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वो डिसइन्वेस्टमेंट से आए या गवर्नमेंट की एड से आए या बीएसएनएल खुद अपने कमा करके दे, वो तो हमें फिक्स्ड लायबिलिटी बियर करनी ही पड़ेगी। बुक्स पढ़ना हॉबी है आपकी? सर बेसिकली हॉबी तो नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट है। एज सच हॉबी तो नहीं कह सकते, पर हाँ बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ सर चलिए, मैं, अच्छा, तो अब यही कह बताइए मुझे सकता कि हूँ। इंटरेस्ट और हॉबी में क्या डिफरेंस होता है? सर इंटरेस्ट जो है वो तो हम कभी कभी जरूरी नहीं, कभी कभी अपने रिक्रिएशन के लिए कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसमें आगे बढ़ने के लिए या उसके अंदर हम एक अभिरुचि पैदा करें कि उससे उस लेकिन सर अभिरुचि जो हॉबी होती है वो इंटरेस्ट से आगे होती है, उस फील्ड के बारे में जानने का, उसमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी होने का, इसका एक जो ईगरनेस होती है वो इंटरेस्ट में नहीं होती सर। अच्छा, इंटरेस्ट में ईगरनेस नहीं होती है। इतनी नहीं होती सर जितनी हॉबी में होती है।
अच्छा अच्छा, कौन सी बुक पढ़ी है लेटेस्ट आपने? सर अभी तो मैंने एक नॉवल पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड, अच्छा, बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। जी 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 जी, क्या थीम है उसकी? सर एक्चुअली वो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर है। उसमें थोड़ा सा ये बताया गया है कि बचपन से ही हमें हर तरीके की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन एक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसकी कमी पाई जाती है। और जीवन में एक सर उसका एक मैं आपको वो मतलब कम शब्दों में कहा जाए तो उसने एक रिच और वेल्दी होने में डिफरेंस बताया है। तो उसमें ये कहा है कि हर कोई वेल्दी होना चाह रहा है, रिच होना अलग है। वेल्दी होने का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन रिच होने का मतलब है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन या कुछ भी हो कि अगर आज हम अपना कमाना छोड़ दें या कुछ कर दें तो उसके बाद में हमारी संपत्ति हमारे लिए काम करना लगे। दैट इज द पोजीशन ऑफ बीइंग रिच। तो इसमें बेसिकली सर बहुत सारी चीजें एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बताई गई हैं। ओके, वेरी गुड। जी सर। जी आशुतोष जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। जी। सर आपका आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। कनेक्टिविटी में आपके वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो देखे आ रहा है, अब आ रहा है। नहीं सर। हम दोनों एनीवेज बैठे एक साथ। नहीं सर, आवाज आ रही है, बताएं सर। तो वहाँ पे आपके कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ हमारे तो वीडियो सही चल रहे हैं, इधर आपका भी सही आ रहा है। जी हो सकता है सर। आप सुन लीजिए, ठीक है? चलो आप जरा, हाँ सर। ठीक है, न्यूज जी पढ़ रहे हैं आप? बताएं सर। जी सर। आज के जी पेपर सर। में चंडीगढ़ थोड़ा चर्चा में रहा है न्यूज में, क्या कारण? जी चंडीगढ़ सर, हाल फिलहाल में तो जो पंजाब ने केंद्र का कृषि विधेयक था उसके अपोज में जो एक संशोधन बिल पास किया है उसके लिए चर्चा में था। नहीं, इससे अलग कुछ आज न्यूज आई है अखबार में, शासन प्रशासन को लेकर। सुशासन में क्या है चंडीगढ़ की? सॉरी सर। सुशासन शब्द होता है, जी इसमें क्या पोजीशन है चंडीगढ़ की, ये न्यूज आई है आज। सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा चलिए, ये। कोई बात नहीं। आप तो ये बताइए, चंडीगढ़ यूटी कब बना? 1966 में सर। कौन से स्टेट के अंदर जो आता है ये? हरियाणा में आता है, पंजाब के अंदर आता है? नहीं सर, ये यूटी है ना, तो ये पंजाब में आता है ना हरियाणा में आता है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से कौन, किस राज्य की सीमा में है? सर भौगोलिक रूप से इसे पंजाब में माना जा सकता है, क्योंकि जो ये पेप्सू था उसी से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ सभी का निर्माण हुआ है। तो चलिए। हेलो। जी सर। आप यूटी में रह चुके हैं और राजस्थान में भी रह चुके हैं, दोनों जी सर। क्या डिफरेंस पाया आपने? सर इसके सर सामाजिक, आर्थिक और जो आसपास का परिदृश्य, तीनों में ही सर एक अलग ही डिफरेंस देखने को मिलता है। जी। अगर कहें कि सर यूटी जो है, यहाँ पर चंडीगढ़ की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर सर इंडिया दिखता है। और अगर राजस्थान की बात करें, जब मैं अपने घर आता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक भारत दिखता है। इसमें सर डिफरेंस ये है कि एक अच्छी सिविल एम्यूनिटीज और ज्यादा पढ़े लिखे लोग, और जो एक सामाजिक आर्थिक चीजें अगर कही जाए तो सर चंडीगढ़ या यूटी में ज्यादा है बजाय कि हमारे होम टाउन के। चलिए, ठीक ठीक है। आप ये बताइए, अरे कौन दिया यार, तो नहीं मायू पैसा कौन को दे गई तू? पैसा कौन को दे के आई? कितने दिन से दे रही? हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ, बीच में कोई डिस्टरबेंस हो रहा था इसलिए बोला। जी ये सर। अंजू अग्रवाल म्यूट करिए अपने मोबाइल को। हाँ हाँ, बोलो सर। जी सर। आशुतोष जी, मेरा प्रश्न ये है, कोरोना
में महामारी है, वायरस जनित ये जो महामारी है, इससे जो मृत्यु जी। हुई के जस्ट बाद हम्म कारण से हुई है, जो मृत्यु है, लोगों की मृत्यु किस कारण से हुई? सर पोस्ट कोविड जो डेथ है उसमें एक मेन फैक्टर तो फाइब्रोसिस नाम की जो बीमारी है, जो फेफड़ों में संक्रमण हो। रोग के अलावा बात करें अपन संख्या की दृष्टि से, नंबर्स। संख्या की दृष्टि से सर, जैसे लॉकडाउन के समय जो हुआ था, तो जी। मजदूर जब पलायन कर रहे थे तो वो जब सारे आवागमन के रास्ते बंद हो गए थे तो वो रेल मार्ग से आ गए थे, उसके बाद एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे कुछ मजदूरों की। उसके अलावा आर्थिक दृष्टि से तंग आकर के कुछ लोगों ने आत्महत्या भी करी है। तो इस तरीके के केसेस सर और आए हैं। तो कोटा जो है, जी पर ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी क्या जी सर। ये दबाव में है क्या, मानसिक दबाव में? सर कोविड के रेफरेंस में पूछ रहे हैं आप या कोचिंग के रेफरेंस में? कोचिंग के रेफरेंस में। सर कोचिंग के रेफरेंस में तो जिस तरीके से कोटा कोचिंग हब बन करके उभरा है, तो उसमें एक ये प्रॉब्लम भी साथ में आई है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक मनोवैज्ञानिक और मानसिक दबाव में रहते हैं अच्छा परफॉर्म कर पाने के। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो दबाव में, प्रेशर में आ जाते हैं। मैंने एक कहीं पर एक न्यूज पढ़ी है, उसमें कोटा की एक छात्रा थी, उसके 90+ % थे, अच्छा प्रदर्शन कर पा रही थी, फिर भी उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मैं खुश नहीं। सर इसका जो कोटा में जो कोचिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें सर 2-3 मेन फैक्टर हैं। पहला तो ये कि कोटा में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कई तो ऐसे होते हैं कि जैसे अपने छोटे से गांव में या शहर में या कस्बे में अच्छे परफॉर्मर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं, जब 1.5-2 लाख की भीड़ देखते हैं, जब ऑल इंडिया रैंकिंग उन्हें दिखती है, तो एकदम से एक बदला हुआ माहौल पाते हैं। वो घर से दूर होते हैं, उनको परफॉर्म करने की एक प्रेशर होता है, एंड द सेकंड थिंग वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। उसके अलावा सर थोड़ा सा जो एक फैक्टर है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, क्योंकि जो कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेशक वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कॉर्पोरेट की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। जैसे कि वहां पर एक केवल संडे को एग्जाम होना या एक भी छुट्टी ना देना, 6 दिन पढ़ाई होती है, संडे को भी एग्जाम होता है, तो संडे का आधा दिन ही अपने लिए होता है, फिर मंडे से क्लासेस होती है। सेकंड थिंग सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए वहां पे एक एक्सेल बैच की, ए बैच या एक्सेल बैच की एक वो है कि जो क्रीम स्टूडेंट्स है उनका अलग बैच बना दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स उसमें, सामाजिक और पारिवारिक कारण भी है क्या इसके कुछ सर प्रेशर? सामाजिक और पारिवारिक आर्थिक सभी कारण हैं इसमें कि बच्चे घर से दूर होते हैं, वहां पे एक अलग तरीके का उनको माहौल मिलता है, घर का माहौल मिल नहीं पाता, खाने पीने रहने और जो एक एज होती है सर 12th में ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट 16 से 17 साल का होता है, तो इतना मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता। चलिए ठीक। जी ललित जी आशुतोष जी, जी सर। नाम का अर्थ बता दीजिए, आपके नाम का क्या अर्थ है? सर आशुतोष भगवान शिव का दूसरा नाम है। अर्थ बता दीजिए इसका, आंसू और तोष 2 वर्ड मिले हैं। सर अश्रु से संतोष करने वाला, आंसुओं से संतोष करने वाला। ऐसा तो कहीं हमने नहीं पढ़ा कभी, आपने सुना? ऐसा कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने ऐसा सुना। अश्रुओं से संतोष कैसे होता है? तो भगवान शिव तो दूसरों के अश्रु मिटाते हैं, और आप कह रहे हैं अश्रु से सर हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैंने ऐसा पढ़ा। चलो आप कंफर्म करना इसको। और श्योर। कि क्वाड क्या है? QUAD क्वाड। सर क्वाड एक्चुअली अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक संयुक्त मंच है। तो इस समय ये ज्यादा प्रासंगिक हो गया है टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। तो इस समय जो इनकी राजनीतिक रूप से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, सैन्य रूप से ये जो साझा सैन्य गतिविधियां कर रहे हैं, तो ये चीन को काउंटर करने के लिए ये मंच बना है। मालाबार और क्वाड का कोई आपसी संबंध है? मालाबार अभ्यास का? सर मालाबार जो ये एक संयुक्त सैन्य कहना चाहिए अभ्यास है। तो इसमें पहले तो जापान और इंडिया करते थे, फिर उसके बाद में यूएसए को हमने इंक्लूड करा, और अब हम ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि सिटीजन चार्टर क्या होता है?
सिटीजन चार्टर सर एक दस्तावेज होता है जो हमारे सुशासन के लिए उपयोगी है। इसमें एक कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कार्यालय में जाता है तो उसे कोई भी सुविधा कितने दिन में मिल जाएगी, उसका स्कोप Right. क्या है, उसको ठीक है। किस अधिकारी से मिलना है, अपील कहाँ करना है। अच्छा ये बताएं कि भारत को सॉफ्ट सोसाइटी कहा जाता है, इंडिया इज अ सॉफ्ट सोसाइटी, जी सर। इसका अर्थ बता पाएंगे आपकी, इसका मीनिंग? सर इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर, लेकिन थोड़ा सा अनुमान कर सकता हूँ सर। करिए। सर इंडिया में जो हमारा जो कल्चर है या अभी तक की हमारी जो वैश्विक पटल पे हमारी जो एक इमेज है वो एक सॉफ्ट कंट्री की है, चाहे वो अनाक्रमण की। सॉफ्ट सोसाइटी, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कोटा पहले किस रियासत का हिस्सा थी? कोटा पहले बूंदी रियासत का हिस्सा था सर। कब हुई अलग है? 1631 में माधो सिंह जी के समय पर। और मुगल शासक? शाहजहां। राइट। अच्छा बताएं कि कोटा किन किन जिलों को करता है? सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? कोटा किन किन जिलों को टच करता है, स्पर्श करता है? कोटा झालावाड़, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। हो गए, बस एक और बता देंगे तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा बताएं कि कोटा किस चरण में राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुआ? द्वितीय चरण में सर। द्वितीय चरण में कौन कौन शामिल हुए थे? सर कुल 18 रियासतें हुई थी, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बहुत सारी रियासतें थी। सभी का नाम सर मुझे याद नहीं है। अच्छा बताएं कि विभीषण का मंदिर क्या है, मतलब कहाँ स्थित है और क्या विशेषता है? सर ये पूरे ऐसी मान्यता है कि पूरे विश्व में केवल एक ही विभीषण जी का मंदिर है जो कि कोटा में कैथून में है। इसमें यहाँ पर एक छतरी नुमा संरचना में उनकी मूर्ति है और धड़ से ऊपर की मूर्ति है केवल। ओके। अच्छा बताएं कि क्षार बाग क्या है? क्षार बाग जी सर। बताइए। छारबाग सर कोटा के जो कोटा के शासक थे उनकी जो छतरियां हैं वहां पर छारबाग में उनकी छतरियां स्थापित हैं। राइट राइट, ठीक है जी। उपाध्याय सर। हाँ आशुतोष जी, जी सर। आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने टीसीएस में 3 साल काम किया है, अब बीएसएनएल में कर रहे हैं, तो सारी जानकारी आपको है और क्षेत्रीय जानकारी भी आपको अच्छी है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। जैसे आपने पुलिंग फैक्टर की बात की टीसीएस छोड़ने के लिए, इसी तरह से आपने इंटरेस्ट और हॉबी में अंतर ठीक से नहीं बता पाया आप, है ना। चंडीगढ़ के बारे में भी थोड़े स्पष्ट नहीं है आप। इतिहास का ज्ञान भी, थोड़ा इतिहास का अध्ययन करें, सामान्य इतिहास का अध्ययन करें। सामान्य रूप से भारतीय इतिहास की जानकारी सभी को होनी चाहिए। जी सर। उसकी जानकारी आपको हो, जरूरी है ये, है ना। भारत के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए और गांधी जी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ें। बाकी कोटा के ऊपर आपके आंसर अच्छे लगे मुझे, तो कम से कम कि किस प्रकार वहाँ का जो ये कोचिंग वाला मामला है, कॉर्पोरेट सेक्टर बनता जा रहा है और क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, सब आपने बताई। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है और मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी जी आशुतोष जी, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने बीएसएनएल के बारे में आपसे चीजें पूछी, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करी कि आप अपना पेशेंस ना खोएं और आपने जवाब भी लगभग संतुलित देने की कोशिश करी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा और जानकारी होनी चाहिए आपको, महारत्ना, नवरत्ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं। जी सर। और क्यों, ये तो सच्चाई है कि भाई बीएसएनएल तो बिल्कुल, सरकार तो इतना प्रयास कर रही है, कर चुकी है बीएसएनएल के विनिवेश के लिए। और फाइनली फिर हुआ कि चलिए कुछ पैकेज देके देखते हैं चीजें, वही जो आपने कहा वीआरएस भी शुरू हुआ उसमें, तो उससे जुड़ी सारी बातें, पीएसयू पूरा वो सारा। और हॉबी भी जो आपने लिखी है हॉबी, थोड़ा ये जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि टीसीएस से क्यों बीएसएनएल और बीएसएनएल से क्यों अब आरएएस,
क्योंकि जो मैंने आपसे पूछा कि टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और बीएसएनएल, भाई नेचुरल सी बात है कि आज की डेट में बहुत बदनाम पीएसयू में एक है। तो ये चीजें जी सर। जस्टिफाई, कुछ आपके पास ऐसे वैलिड रीजन होने चाहिए। यहाँ से एक ये भी प्रवृत्ति जी लग रही है कि आप में भागने वाला आपका नेचर है कि टीसीएस में पुलिंग फैक्टर नहीं था तो बीएसएनएल में आ गए, अब बीएसएनएल बंद होने के कगार पे तो चलो अब आरएएस देखते हैं करके। तो ये आपकी पलायनवादी आपका अप्रोच दिख रही है यहाँ कि चूंकि बीएसएनएल में सैलरी नहीं बची है देने के लिए, इसलिए आप ही बता रहे कि वो सैलरी नहीं है देने के लिए, इसलिए तो चलो भैया अब हम आरएएस की तरफ चलते हैं। तो फिर कल के दिन आरएएस में भी आपका कमिटमेंट तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ की, फिर कुछ और होगा तो अच्छा कुछ और आप करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ आपके पास कुछ वैलिड रीजन तैयार कीजिए कि क्यों ऐसा जो ये मूवमेंट है, जो चेंज है, कि जो जस्टिफाई हो सके बातें। जी सर। ठीक है, बाकी तो अच्छा है, आपका होना जी चाहिए सर। सिलेक्शन, लेकिन जी राजेश जी आशुतोष जी, बिल्कुल धैर्य जी के सर। साथ उत्तर दिए और संतुलित उत्तर दिए काफी प्रश्नों के। लेकिन करंट के जो न्यूज़पेपर में आज चंडीगढ़ आया है, सुशासन में फर्स्ट रैंक पर है यूटीज में, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा करंट के बारे में थोड़ा जानकारी रखिए। और कोटा के बारे में जो प्रश्नों के उत्तर दिए काफी संतुलित रहे आपके, ठीक है। बायोडेटा से जो भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जैसे आपके विभाग से ही रहा, बीएसएनएल से ही, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। बाकी अच्छा रहा है, शुक्रिया। बढ़िया है। और थोड़ा कोटा का क्षेत्रीय भौगोलिक सांस्कृतिक ज्ञान और बढ़ाएं, और जो राजस्थान लेवल पे अगले मॉक में हम आपको राजस्थान लेवल पूछेंगे। फर्स्ट मॉक हम जिला लेवल पर रहते हैं, सेकंड मॉक राजस्थान कवर करते हैं। तो अगले मॉक राजस्थान इसी तरह से बढ़िया तैयार करें और ओवरऑल बढ़िया है। ऑल द बेस्ट।